सो हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैं आप सबको बता रहा हूँ कि आखिर आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे, यानी जो टॉपर्स होते हैं उसके आंसर कैसे लिखते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फिजिक्स क्लास 12 झारखंड बोर्ड का टॉपर्स आंसर सीट है ना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि आखिर आंसर कैसे लिखा जाता है। तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि आंसर लिखने का एक फॉर्मेट होता है, एक तरीका होता है, उस तरीके से आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले जो पहले क्वेश्चन पूछा गया था, ये हमारा 2016 का पेपर है ना, याद रखना ये 2016 का पेपर है, जिसमें स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए थे। देखोगे कि आपको यहाँ पर देखोगे कि उसके जो स्टूडेंट्स के मार्क्स आए थे वो आपके आउट ऑफ 70 में से 65 मार्क्स आए थे। ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर कि स्टूडेंट्स ने कैसे कैसे आंसर लिखा था। तो सबसे बात करते हैं कि जो पहले वहाँ पर क्वेश्चन आता था वो आता था क्वेश्चन हमारे पास ऑब्जेक्टिव है ना, 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता था कि वहाँ पर आपको ओएमआर सीट नहीं दिए जाते थे, तो आपको आंसर सीट में ही आंसर लिखना होता था। इस बार खैर आपको ओएमआर सीट दिया जाएगा, तो ओएमआर सीट में आपको बबल्स करना है, कैसे करेंगे वो भी आपको हम बता देंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन था तो ये क्वेश्चन तो हो गया उनका ऑब्जेक्टिव का, जिसमें स्टूडेंट ने क्या लिखा, क्वेश्चन लिखा और उसका करेक्ट ऑप्शन लिखा और ऑप्शन क्या है वो भी लिख दिया। ठीक है। तो देख सकते हैं आपका सिंपल था, क्या था, ये आपका सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है। वह आता क्वेश्चन में टू की बात करते हैं, जो आपका 2 मार्क्स या 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता था। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता था। 2 मार्क्स क्वेश्चन में आया हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। तो मैंने कहा था कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आए तो उसे क्या करना है आपको, और उसकी प्रॉपर्टी लिखना है। तो पहले लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि जब भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो लिखने का तरीका क्या होता है, मैंने बताया था लिखने का तरीका होता है कि आपको अंडरलाइन करो है ना। अंडरलाइन करने पर मैंने बताया था कि अंडरलाइन करने पर आपको एग्जाम में पता चल जाता है कि आप लिख क्या रहे हैं। तो सबसे पहली बात उसने लिखा था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है सच दैट टेंजेंट। तो उसने क्या किया यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया ब्लैक कलर से है ना। टेंजेंट एंड एनी पॉइंट गिव्स द है ना, जो टेंजेंट होता है वो क्या देता है, गिव देता है डायरेक्शन के बारे में ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा उसके बारे में बताता है हमें टेंजेंट। ठीक है। तो ऐसे अंडरलाइन आपको करना है। ठीक है। और अच्छे से करना है ना। अंडरलाइन करने के चक्कर में उसे गंदा मत कर देना पेपर को। ठीक। दूसरी बात मैंने बताया था कि आपको जब भी डायग्राम बनाना है तो कैसे बनाना है ना, पॉसिबल हो तो मैंने कहा था डायग्राम बनाओ है ना। कुछ मैंने आपको इंस्ट्रक्शन बताए थे है ना, कैसे लिखा जाता है वो आपको यहाँ पर ऊपर दिख जाएगा, ऊपर आपको कमेंट दिख जाएगा कि, या फिर आपको वीडियो के एंड में दिख जाएगा, वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आंसर कैसे लिखा जाता है। तो मैं कहा था कि जब पेंसिल से जब भी डायग्राम बनाओ तो पेंसिल से बनाना है डायग्राम ना, तो पॉसिबल हो तो हमेशा डायग्राम बनाओ। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या स्टूडेंट्स ने वो डायग्राम बनाया, पेंसिल से बनाया, बड़ा अच्छे से साफ सुथरा बनाया। ठीक। उसके बाद मैंने एक चीज बात तो यही कहा था कि पहले पेज में कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। देखोगे यहाँ पर स्टूडेंट से कोई गलती नहीं की है ना, कहीं कट मार्क नहीं लगाए, तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर का मूड अच्छा रहा होगा तो वो अच्छे से कॉपी चेक करेगा, फुल में फुल मार्क्स चलाएगा। बात करते हैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आगे है कि प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो उसने लिख दिया है कि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज है ना। तो उसने लिखा ओरिजिनेट करता है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट कहाँ करता है, नेगेटिव चार्ज पे है ना। तो बस इतना ही लिखना है। ठीक है। टर्मिनेट करता है कहाँ पर, आपका नेगेटिव चार्ज पे वो टर्मिनेट करता है। ठीक है। तो बस इस तरीके से क्या करना है आपको, ऐसे ऐसे चीजों को अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है। जितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछ जाएगा उतना ही लिखना है, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर आप ये भी लाइन लिख दो तो सफिशियंट है, नीचे वाली लाइन नहीं भी लिखोगे तो वरना कोई मतलब नहीं है। बस इतना लिख सकते हो कि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। ठीक। फिर आया था बी पॉइंट तक का सेकंड था कि इट डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। तो फिर क्या किया उसने स्टूडेंट ने, फिर से यहाँ पर डाइन कर लिया। देखते चले जाना, इस बात को मेरा ध्यान देखना। मैं जो 2-3 बातें बताई इसको ध्यान से सुनते रहना। पहली बात, गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जो पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखो, स्पेस दे के लिखो, और क्या करना है जहां पॉसिबल होता है अंडरलाइन दो, और पॉसिबल होता है तो डायग्राम बनाओ। ठीक है। तो क्वेश्चन में 2 हो गया। यहाँ से बात करता है हमारे पास क्वेश्चन 3 आया था, इमेज ऑफ सेल। तो इमेज सेल क्या होता है उसने बच्चे से यहाँ डिफाइन कर दिया। उसके बाद होता है इसमें डिफरेंस क्या होता है, तो डिफरेंस करने के लिए क्या किया उसने है ना, इस तरह से उसने डिफरेंस क्रिएट कर दिया। डिफरेंस भी किया है तो वहां पर उसने क्या किया है, उसने वहां पर अंडरलाइन किया है कि जो ईएमएफ होता है वो ओपन सर्किट वोल्टेज होता है, और जो आपका टर्मिनल वोल्टेज होता है वो क्या होता है, वो एक क्लोज सर्किट के लिए होता है। ठीक है। और इसकी वैल्यू जो हमेशा होती है हायर देन टर्मिनल पोटेंशियल से हमेशा ज्यादा होता है। ठीक। और जो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल होता है वो हमेशा ईएमएफ से कम होता है। 2 पॉइंट आया तो 2 पॉइंट में हम लिख लिया, 3 मार्क्स में मिल गया होगा स्टूडेंट को। ठीक है। बाकी देखो उसने स्पेस दे के लिखा है, एक एक लाइन के बीच में देखो उसने स्पेस दिया है ना, स्पेस दे कर लिखा हुआ है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर आया था क्वेश्चन आया था क्रिटिकल एंगल ना, कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो क्रिटिकल एंगल डिफाइन करते हैं, क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री है ना। तो वो एंगल होता है इंसिडेंस का जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो ऐसा अंडरलाइन कर दिया, इसको डिनोट करते हैं आईसी से। ठीक है। अब स्नेल्स लॉ से क्या क्या है, फिर आपको डायग्राम बनाना है, उसको पूरा लिख देना है कैसे होता है। तो फ्रॉम स्नेल्स फॉर्म लिख देंगे म्यू1 म्यू2 है ना, ऊपर जो मीडियम है म्यू1 है, नीचे का मीडियम म्यू2 है। और ये किसके लिए वैलिड होता है, ये होता है हमारा जब लेट कहाँ जाता है हायर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम क्या हुए म्यू1 और रेयर मीडियम का म्यू2। ठीक है। और एंगल देखो ऐसे बना देना पेंसिल से ना, जो भी डायग्राम बनाना मेरा पेंसिल बनाना।
ठीक है, पेन से नहीं बनाना है कभी भी। ठीक है, उसके बाद जो फाइनल जब प्रूफ करोगे तो उसको हमेशा बॉक्स में बना दो, है ना। जो भी फॉर्मूला जब भी ड्राइव करते हो तो फाइनल जो डेरिवेशन आता है उसको हमेशा किससे बनाना है, हमेशा बॉक्स में बनाना है। ठीक है, लिखना क्या है वो आप जो अपने पढ़ा उसी को लिखना है ना, इधर उधर से जो यहाँ पे आंसर लिखा है उसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, जो आप आंसर लिखो वही आंसर सही है। ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या आती है कि लाइट हम कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, तो इसके लिए जो बेसिक कंडीशन होती है कि लाइट कहाँ से कहाँ जानी चाहिए, डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में ऐसे टिक देना है। ठीक है, और इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और इसके लिए क्या कहता है कि फिर हमसे पूछा जाएगा कि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के लिए ना कंडीशन क्या होती है, तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के लिए कंडीशन होती है कि लाइट हमेशा कहाँ से कहाँ जानी चाहिए, डेंसर मीडियम से रियर मीडियम में। और दूसरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे साफ सुथरा लिखोगे तभी आंसर मिलेगा फुल मार्क्स। फिर आया था उसमें उस साल क्वेश्चन आया था मास इफेक्ट क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं द्रव्यमान दोष बोलते हैं ना, कि क्या होता है मास इफेक्ट। तो मास इफेक्ट का हमने यहाँ पर फॉर्मुला लिख लिया है ना, इसको डिफाइन कर दिया, फिर इसका फॉर्मुला लिख लिया। ठीक, फिर यहाँ एम क्या है, एम एन क्या है, एम पी क्या है, सब कुछ लिख देना है। एम है जो जो एम होगा वो क्या हमारा मास ऑफ न्यूक्लियस है ना। जो एम एन है वो टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन है, एम पी क्या है, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन है। ठीक, फिर कराया था कि क्या होती है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, मैंने बताया सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन डेफिनेशन है, सारी पढ़ लेना कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट ए न्यूक्लियस इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, यानी वो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है जब किसी न्यूक्लियस को तोड़कर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग करना पड़ेगा, तो मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, इसी चीज को बोलते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक, उसके बाद आया था हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, तो उसको डिफाइन करना होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होता है उसको भी डिफाइन आप कर सकते हैं और ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर वैसे ही आता है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को भी क्या करना था, डिफाइन करना है। तो फॉर्मूला लिख सकते हो और फिर चाहे उसको डिफाइन भी कर सकते हो ना, ऐसे करके लिख के आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पूछा गया तो आप लिखोगे कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन डिफाइन एट द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ वन कॉइल व्हेन यूनिट करंट फ्लो थ्रू द अनदर कॉइल, जब दूसरे करंट, जब एक कॉइल में से यूनिट करंट फ्लो होगा तो दूसरे कॉइल में कितना फ्लक्स चेंज होगा, उसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, उसे कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। फिर आया था क्वेश्चन, देखो उसके बाद क्वेश्चन आया था रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल आया था। ठीक है, तो यहाँ भी क्या करना है, देखो वीडियो को पॉज करके देख लेना कि कैसे रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल था वो क्या क्या था। तीन चार पॉइंट्स में मैंने कहा था कि इसको हमेशा कैसे लिखना है, पॉइंट बना के लिखना है ना। तो क्या करना है, हमेशा पॉइंट बना के लिखते रहो, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, है ना, साफ सुथरा लिखना। और दूसरी बात, जहां पॉसिबल होता है वहां पर अंडरलाइन करते चले जाना है ना, ब्लैक पेन से या पेंसिल से, रेड पेन मत यूज करना कभी भी। फिर देखो अगला क्वेश्चन आया था हमसे जीरन डायोड पूछा गया था, और पूछा गया क्या होता है जीरन डायोड और इसको ये कैसे वर्क करता है ना, इसका डायग्राम के साथ। तो क्या करना कि यहाँ पर पहले आप कुछ वाट जीरन डायोड वो लिख लेंगे, है ना। और ये क्या इसका यूज काम करते हैं, इसका यूज करते हैं मैंने वोल्टेज रेगुलेटर के जैसा। और ये किस में वर्क करता है, हमेशा रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करता है, यानी ये रिवर्स बैच में हमेशा वर्क करता है। ठीक है, इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख लिया, इसका हमने डायग्राम भी लिख लिया है ना, कैसे वर्क करता है। डायग्राम वही बनाना है जो आपने पढ़ा है। ठीक, अब ये कैसे वर्क करता है जी, वोल्टेज रेगुलेटर, तो उसके बारे में पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ है ना। और क्या लिखा हुआ है, किसको हम कैसे वर्क करते हैं, तो ये हमेशा वर्क करता है रिवर्स बैच में। ठीक है, ये कैसा होता है कि जब जॉइंट डायोड को हम कनेक्ट करते हैं किसी भी इनपुट के थ्रू सीरीज रेजिस्टेंस के साथ, तो कहता है कि जैसे भी अगर इनपुट पे वोल्टेज बढ़ेगा तो सीरीज रेजिस्टेंस में भी वोल्टेज घटेगा बढ़ेगा, लेकिन जो जेनर डायोड होता है उसमें कोई पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो हमारा जो जेनर डायोड के अक्रॉस जो पैरेलल में जो भी अप्लायंस लगा रहेगा वो उसमें भी वोल्टेज घटे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि जेनर डायोड का वोल्टेज नहीं बढ़ता है। इससे क्या होगा कि जो हमारा जो भी अप्लायंसेस है उसका फिक्स, उसके एंड पॉइंट पर वोल्टेज हमेशा फिक्स रहेगा, भले ही इनपुट हमारा वोल्टेज घटे या बढ़े। ठीक है, तो उसी चीज़ को क्या करना है, पूरा लिखना है ना, मेंटेन पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन करके यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखा है और उसके बाद जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, वहाँ पर क्या करना है, आपको अंडरलाइन करते चलना है। ठीक है, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि हमारा डायोड कैसे वर्क करता है एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, है ना। बाकी कैसे वर्क करता है आपने पढ़ाई है ना, नहीं पढ़ा तो मेरे जाके वन शॉट रीजन दिख लेना सेमी कंडक्टर का, वहाँ मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ अच्छे तरीके से। ऊपर आया था हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है ना। तो जब लाइट की सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट होती है मेटल सरफेस पे, है ना, तब इलेक्ट्रॉन इमिश, तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ दैट मेटल, दिस फेनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड दिस एंड द करंट जनरेटेड इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक हो गया, उसके बाद से क्या है, इसका डायग्राम बनाना है, डायग्राम बना के, है ना, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का एक्सप्रेशन लिखना था। तो डायग्राम बना लो कि एक सोलर रेडिएशन आएगा, मेटल सरफेस होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बाहर। ठीक, उसका लिखना है कि आइंस्टीन का इक्वेशन क्या था फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का।
ठीक है, उसके बाद ताकि जब लाइट इंसिडेंट होती है, लाइट इंसिडेंट हो रही है जिसकी एनर्जी कितनी है, एच न्यू है, किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है सच दैट कि ये जो इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। ठीक, और कहता है कि वहाँ पर क्या है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आता था, हमने कल मैंने बताया था कि एक्सप्रेशन क्या होगा, एच न्यू इक्वल टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगा, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन ना फाई नॉट से। और यहाँ पर क्या क्या है सबको डिफाइन भी कर देना कि एच क्या है, न्यू क्या है ना, काइनेटिक एनर्जी क्या है, न्यू क्या है, कौन इसमें फ्रीक्वेंसी है, कौन आपका प्लांट कांस्टेंट है, कौन आपका वर्क फंक्शन है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, यहाँ तक हो जाएगा। फिर आता है पोलराइजेशन अप्लाइड, पूछा गया था कि व्हाट इज पोलराइजेशन अप्लाइड, इसको डिफाइन करना है। उसके बाद ऊपर आया था ब्रूस्टर्स लॉ क्या होता है, जैसे ब्रूस्टर्स लॉ मैंने कहा इस बार भी इंपॉर्टेंट है, ब्रूस्टर्स लॉ आ सकता है। ठीक है, तो ब्रूस्टर्स लॉ पढ़ लेना और उसका थोड़ा सा स्टेटमेंट उसका डायग्राम पढ़ लेना है ना, ये डायग्राम। तो ब्रूस्टर्स लॉ क्या होता है उसका डायग्राम पढ़ लेना कि जब एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना सच दैट रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड ना, at that condition reflected ray and reflected ray are mutually perpendicular and reflected ray is completely polarized. So at that angle is known as Brewster's angle and in that tan ip is equal to mu, यानी उसमें क्या होगा, जो tan of ip होगा वो हमेशा mu के इक्वल रहेगा। ठीक है, तो ये डायग्राम देख के बना के है ना, कहाँ देखना है, मैंने जो नोट्स दिया बस वहां देख लेना, नहीं पढ़ा है तो भाई जाके मेरा नोट्स देख लो, वहां पर मैंने इसका प्रूफ किया हुआ है पूरा। ठीक है, तो वहां से आपको प्रूफ करके पढ़ के चलना है। ठीक है, तो ब्रूस्टर्स लॉ क्या होता था, तो टेंजेंट ऑफ ब्रूस्टर्स एंगल इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। फिर आया था उस साल आया था हमारे साथ क्वेश्चन आया था प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या होता है ना, तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल लिखना है। उसके बाद क्या किया है, फिर बाद एक उसका हमने बना लिया, डायग्राम बना लेना है। और हमसे पूछा गया था कि कंपेरिजन ऑफ टू एमएफ ऑफ सेल को हम कैसे कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो कंपेरिजन जब पूछा जाएगा तो कंपेरिजन के लिए इसका पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर इसका प्रूफ करके लिखना पड़ेगा। नहीं, प्रूफ कहाँ करना मैंने बताया था इन शॉर्ट में, बहुत लंबा चौड़ा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, उतना ही लिखो जितने मार्क्स का क्वेश्चन था। जैसे अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा तो 3 मार्क्स के जैसा ही आंसर लिखना है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इस बार टाइम भी बहुत कम मिलने वाला है, सिर्फ ओनली 1.5 आवर में आपको पूरा सब्जेक्टिव पेपर करना पड़ेगा, तो टाइम भी कम मिलेगा। ठीक है, फिर ऐसे आया था हमारे पास कि ना कुछ क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन, हाँ इस बार हमारे साल क्वेश्चन आया था बोर्स का, क्वेश्चन आएगा ना बोर्स मॉडल का। तो कहता है कि जब बोर्स मॉडल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है ना तो उसके अंदर पूछेगी होगी, आई थिंक ये किस चीज का एक्सप्रेशन आया होगा, हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है, या जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है उस ऑर्बिट का रेडियस का एक्सप्रेशन आ सकता है। इस बार रेडियस वाला एक्सप्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी चीज प्रूफ होगा, आई थिंक ये प्रूफ था, ये हमें नहीं पढ़ना ना, इसलिए हमने पूछा गया था। वो मैग्नेट्रॉन हमें नहीं पढ़ना इस बार। ठीक है, उसका फिर एक आया था हमसे न्यूमेरिकल पूछा गया था। ठीक है, तो न्यूमेरिकल भी हमें इस बार तो नहीं पढ़ना है, न्यूमेरिकल वगैरह बाद में कर लेंगे, मॉड्यूलेशन चैप्टर हमारा नहीं है, लास्ट चैप्टर पढ़ना ही नहीं है, तो इसे कर देखना नहीं है। बात करते हैं इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाँ 20 नंबर, ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है, इसमें से पूछा गया था कि है ना, इसमें हमसे पूछा गया था कि रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, एक स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है, इसका एक्सप्रेशन लिखना था। तो इस साल से मैंने बताया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना, सबसे पहले इसका हमने डायग्राम बना लिया, डायग्राम बनाने के बाद है ना, डायग्राम बनाने के बाद क्या क्या कि हमने दो मीडियम लिया, मीडियम क्या क्या है अच्छे से डिनोट करके किसी चीज को, कि म्यू1 कहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू2 कहाँ का है। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ, ऊपर इमेज कहाँ बन रहा है, आई पर। ठीक है, रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ चल रही है, इस सब चीज को भी पेंसिल से बनाना है ऐसे, है ना। तो ये चीज आपने पढ़ाई होगा कैसे डायग्राम बनाना, नहीं बनाना है, ये आपने सब कुछ पढ़ाई है। ठीक है, तो ये रे ऑफ लाइट जाती है और ऐसे फाइनल इमेज कहाँ बन जाता है हमारा, आई पर, इसका बन जाता है फाइनल इमेज। ठीक है, सी हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, बाकी इसका प्रूफ क्या करना है, आपको यहाँ से थोड़ा लिखना पड़ेगा, है ना, प्रूफ कैसे करना है। तो आपको यहाँ किसी चीज को डिफाइन करना पड़ेगा कि कंसिडर एक ऑब्जेक्ट रखा है ना, जिसमें ऑब्जेक्ट जहाँ रखा है वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, और लाइट जिस स्फेरिकल सरफेस में जाएगी फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू2 है। ठीक है, तो आई क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओ ए इंसिडेंट रे, ए आई रिफ्लेक्टेड रे, है ना। डायग्राम देख लेना, डायग्राम में सब कुछ लिखा हुआ है। फिर से कर रहा हूँ, ये सिर्फ कॉपी लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, आंसर यही नहीं लिखना है। तो देखो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक एक चीज को प्रूव किया है, एक चीज को एक्सप्लेन किया है, और कहीं भी कट मार्क्स नहीं लगा, यानी कहीं भी कटुम कट नहीं किया है, एकदम साफ साफ लिखा है, यानी एग्जामिनर का, यानी एग्जामिनर इस पे फुल में फुल मार्क्स दिया होगा। तो आप देख सकते हो कि एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को से कितने मार्क्स दिए हैं, देखोगे पूरे में 5 में से 5 मार्क्स उसे मिल चुका है, क्योंकि उसने बड़े अच्छे तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो ऐसे क्या करना है, आपको साफ सुथरे तरीके से लिखना है और बाकी इसका पूरा प्रूफ करके आपको यहाँ पर लिखना है।
है ना। जो पूरा प्रूफ आता है और जो प्रूफ आएगा, मैंने कहा था जब भी प्रूफ अप्रूव कर लोगे तो उसको किससे क्या लिखना है, हमेशा बॉक्स में आके, यानी म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, है ना। आर होता है उस स्फेरिकल सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उस साइड ये क्वेश्चन आया था। फिर उस साइड एक क्वेश्चन आया था हमारे साथ, फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आया था। तो उसमें जो फ्राइडे लॉ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था वो लिखा, उसका फॉर्मूला लिखा। ठीक है, तो अगर कोशिश करो तो उसे इन्वर्टेड कॉमा में भी आप चाहो तो पुट कर सकते हो ना, इन्वर्टेड कॉमा में लिख देना इसे बना के, जो इनका स्टेटमेंट था, जो इनका लॉ था। उसके बाद क्या किया स्टूडेंट ने, उसके बाद उसने लिखा पूरी तरीके से डायग्राम बनाया, है ना। उस हमसे पूछा गया था कि कोई लूप अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है तो उस पर कितना टॉर्क्स का हमसे एक्सप्रेशन पूछा गया होगा, या फिर ईएमएफ का हमसे एक्सप्रेशन पूछा गया होगा। तो कोई नहीं एक्सप्रेशन ला, तो हमें ईएमएफ वाला सर पढ़ना नहीं है ना, एक्सप्रेशन आने का चांस बहुत कम होता, नहीं होता है चांस। ठीक है, क्योंकि इस साल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस साल हमारे पास, मैंने कहा है कि सिलेबस बहुत 50% हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, 50% सब्जेक्टिव हो गया, इसलिए अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन वही आएंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको पहले बता दिया है, जाकर वीडियो देख सकते हो, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। फिर साले क्वेश्चन आया था गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम मैं कहता हूँ इस बार भी इंपॉर्टेंट है। तो गॉस थ्योरम क्या होता है, उसका हमने फॉर्मूला लिख लिया कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड across a closed surface is equal to the total charge enclosed by the surface divided by epsilon नॉट, यानी E डॉट डी एस का जो क्लोज लूप होगा वो Q इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, E इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, डी एस एरिया सेगमेंट हो गया, और Q क्या हो गया, चार्ज इंक्लोज हो गया बाय द सरफेस। ठीक है, हमसे उस साल हमसे पूछा गया था कि एक स्फेरिकल सेल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, है ना, इनसाइड ऑन द सरफेस और आउटसाइड। ठीक है, तो इसका जो प्रूफ है ना, प्रूफ आपको करा दिया है, जाके मेरा वन शॉट रीजन देख लो, वहाँ पर मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रूफ किया, वहाँ से आप जाके वीडियो देख सकते हो, वहाँ से आपको सारा सारा आंसर मिल जाएगा ना। यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, बस ये देखना है कि देखो स्टूडेंट ने लिखा क्या है, डायग्राम बनाया पेंसिल से, है ना, दिख रहा होगा स्टूडेंट ने डायग्राम बनाया पेंसिल से। उसके बाद इसके बारे में लिखा है क्या क्या है, लेट अस कंसीडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर, है ना, वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेल एज सम द फिगर, हमें आर डिस्टेंस पर, है ना। तो अब देखो यहाँ पर कुछ कुछ गलतियां हो चुकी है ना, लेकिन हमने उसको ध्यान नहीं दिया। जैसे कि स्टूडेंट का लिखना चाहिए था नॉट ए आर, कैपिटल आर नहीं, कैपिटल आर तो उसका रेडियस हो जाएगा, तो उसको हम लिख लेंगे, ठीक है, कैपिटल आर लिख ले, चलो ठीक है ना। तो उसे ध्यान देना पड़ेगा ना, हम क्या क्या लिख रहे हैं। तो बाकी आपने जो पढ़ा मैं कहता फिर से ही कहता हूँ, जो आप पढ़े उसी का आंसर लिखना है। सिर्फ टॉपर्स का जो आंसर सीट है, बस ये देखने का मतलब होता है कि उसने आंसर लिखा कैसे है, कितने साफ सुथरा आंसर लिखा है। कहीं कहीं कट करना है तो बस एक लाइन देके कट करना है। जैसे मान लो स्टूडेंट का अगर कहीं पर गलत हो जा रहा है तो देखो क्या करना, बस एक लाइन से कट करना और कुछ नहीं, है ना। बस एक लाइन कट करो, हो गया, है ना। उसको बहुत ज्यादा फिर ओवर राइटिंग नहीं करनी कभी भी। तो ये आया था हमारे पास 5 मार्क्स क्वेश्चन आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी फील्ड की वैल्यू होती है वो हमें यहाँ पर निकालना था। ठीक है, अब इनसाइड पे फिर स्टूडेंट्स निकाल लिया। ठीक है, आउटसाइड इनसाइड कितना होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, और उस साल फिर हमसे क्वेश्चन पूछा गया था न्यूमेरिकल में, है ना, न्यूमेरिकल में पूछा गया था, आई थिंक ये पूछा गया होगा आपका वेव ऑप्टिक्स से। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आया था, तो वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल होगा। फिर सर पूछा गया था हमसे माइक्रोवेव के बारे में, माइक्रोवेव क्या होते हैं, उसके यूज लिखने थे। तो मैंने बताया था कि माइक्रोवेव का आपको यूज पता होना चाहिए। ठीक है, फिर देख लो सारा क्वेश्चन साफ सुथरा आंसर, आपको सीट ऐसे ही लिखना है। उसके बाद आया था आपका ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर आपको नहीं पढ़ना है तो उसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा था जो आंसर सीट आपका कंप्लीट हो जाता है झारखंड बोर्ड, है ना। झारखंड बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स का ये क्या था, आपका आंसर सीट था, जो पूछा गया था, कहाँ पूछा गया था, आपके 2016 में। ठीक है, तो मेरा मोटो बस यही था आपको ये बताने का कि आंसर कैसे लिखा जाता है। स्टार्टिंग पे जो मैंने बताया कभी गलती मत करना, साफ सुथरा आंसर लिखते चले जाना, स्पेस दे के लिखो, जहाँ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है वहां पर नीचे अंडरलाइन कर दो। डायग्राम बनाना, जहाँ पॉसिबल होता है डायग्राम बनाना तो वहाँ पर डायग्राम बनाओ, और डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाओ। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। बाकी आपको जो भी और अदर सब्जेक्ट का सोल्यूशन चाहिए होगा, टॉपर्स का आंसर शीट चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, हम उसके उस हम कोशिश करेंगे कि हम आपको उस सब्जेक्ट का टॉपर्स का आंसर शीट आपको हम प्रोवाइड कर सकें। ठीक है।